हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें हम लोग देखे थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये हम लोग देखे थे कि जिंक को जब कभी भी हम लोग जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो वहाँ पे जिंक अपने आप ही ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि उसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। उसी प्रकार कॉपर रॉड को जब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डाल रहे थे, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में, वहाँ पर जो हम लोग लिए हुए थे, तो वहाँ क्या हो रहा था, ये कॉपर रॉड रिड्यूस होना स्टार्ट हो जा रहा था। मतलब सॉल्यूशन में जो भी कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो जा करके उस इलेक्ट्रोड पे चिपकने लगे थे, वो रिड्यूस होने लगा था। ठीक है, वो रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर का रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, जिसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेम टू सेम वही लिए हैं। जिंक रॉड यहाँ पे डाला हुआ है, डीप किया हुआ है, और एक्वस जिंक सल्फेट मेटल जिंक है और मेटल का ही इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग इस प्रकार के डीप करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता था। कैसे? जिंक जो है सॉलिड के फॉर्म में, वो जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में आकर के वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता था। यानी कि इस रॉड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में ये मूव करने लगता था, ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब ऑक्सीडाइज होने लगता है तो उस केस में रॉड स्टार्टिंग में तो मोटा होगा, धीरे धीरे वो पतला होने लगता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात किया था कि एक्वस कॉपर सल्फेट लिए हुए हैं, जो मेटल है कॉपर, उसी का इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप किया। जैसे ही डीप करते हैं तो जो भी कॉपर सल्फेट का कॉपर 2 पॉजिटिव होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, यहाँ से जिस प्रकार से देख रहे हैं, और ये कॉपर के फॉर्म में बदल जाते हैं, उस पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, ये मोटा होते जाएगा और ये जिंक जो है ये धीरे धीरे पतला होते जाता है। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और लास्ट टाइम हम लोग ये भी बात किए थे कि जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वो सब के सब वेस्ट जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए किसी यूजफुल वर्क में तो ये अच्छी बात है। तो उसी को हम लोग ने क्या किया है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, हमने इस प्रकार के सेटअप को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब इसको डीप किए थे तो पूरा का पूरा जो है ये इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये पूरा निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि जिंक का है वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में इसमें आ गया है, और इस रॉड पे क्या छोड़ा, इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज। इस वाले में क्या हुआ कि जब कॉपर रॉड को डीप किए थे तो उस केस में क्या हुआ था, ये कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और इस पे जाके डिपोजिट होने लगे थे। तो चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे आके अटैच हो रहे हैं, तो ये पूरे रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिए थे। अब देखिए यहाँ पे ये रॉड जो है पॉजिटिव है और ये रॉड क्या है, निगेटिव है। हमने क्या किया, एक मेटालिक वायर लिया और इसको कनेक्ट कर दिया और बीच में यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना भी नेगेटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस रॉड पे मौजूद है, ये सब के सब इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब मूव करना स्टार्ट होगा तो करंट वहां पे मूव करेगा, और करंट मूव करेगा तो ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इस रॉड से इस रॉड पे जा रहा है, जबकि करंट क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। कभी कभी बोर्ड वाले एग्जाम में पूछ देते हैं कि जब गैल्वेनिक सेल बना हुआ है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक वही है, गैल्वेनिक सेल को डिटेल से जानना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस दोनों सेल को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट किया तो यहाँ से क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ से रिडक्शन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और ये रिड्यूस हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव कर रहा होगा, करंट भी
ट्रांसफर हो रहा होगा, और करंट का मूव करने से वहां से क्या हो रहा होगा, बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ये जो देख रहे हैं जिंक जो है वो जिंक ऑक्सीडाइज होकर इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिंक हाफ सेल, या फिर ये हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जब कभी भी आप दिखाएंगे ऑक्सीडेशन वाले तो हमेशा आप लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। लेफ्ट साइड में दिखाएंगे तो यहाँ क्या है, जिंक हाफ सेल, इसको हम लोग लेफ्ट हाफ सेल भी बोल लेते हैं। ठीक है, एनोड हाफ सेल भी बोल लेते हैं क्योंकि ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, कभी कभी गैल्वेनिक सेल में ये पूछता है कि किस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे और किस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे। तो छोटा सा बोर्ड वाले एग्जाम में पूछ भी देता है 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग पहले भी बात किए हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या होगा, ये एनोड कहलाएगा। जब यहां पे रिडक्शन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। यानी कि ये कैथोड है और ये क्या है, आपका एनोड है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग एनोड हाफ सेल भी बोल रहे हैं और इसको हम लोग कैथोड हाफ सेल भी बोल रहे हैं। तो हमेशा आप रिप्रेजेंट इसी प्रकार से करेंगे कि एनोड को इधर लिखेंगे, कैथोड को उधर लिखेंगे। इसलिए इसका नाम भी पड़ा है लेफ्ट हाफ सेल और इधर क्या है, राइट हाफ। तो यहां से देखेंगे, व्हेन वी कनेक्ट द इलेक्ट्रोड विथ मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर से कनेक्ट किए हुए हैं, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बने हुए थे ये सारे के सारे मूव टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इधर कॉपर इलेक्ट्रोड जो बना हुआ पॉजिटिवली चार्ज इधर मूव करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे ही ये कनेक्ट करते हैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट बिकम्स न्यूट्रल। जब ये लेने लगता है इलेक्ट्रॉन्स को तो धीरे धीरे ये कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ये न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन होता क्या है कि जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वहीं पे कॉपर क्या है, कॉपर इस सॉल्यूशन में ढेर सारे पड़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे लिए हुए थे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहाँ से कॉपर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होता है ओवरऑल रिएक्शन में। तो जब इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, इसको हम लोग फुल रेडॉक्स रिएक्शन बोल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां से इस प्रकार के सेटअप बनाते हैं हम लोग, जहां पे जिंक, यहाँ पे जिंक हाफ सेल है, कॉपर हाफ सेल है, मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया, और इस प्रकार के जब सेटअप बनता है तो इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। यहाँ पे करंट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जो भी टेंडेंसी इसका ऑक्सीडाइज होने की है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी टेंडेंसी कॉपर का रिड्यूस होने का है यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों को मिला करके एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर रिएक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहां से क्या देख रहे हैं हम लोग, टेंडेंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। टेंडेंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन को हम लोग गैल्वेनिक सेल रिएक्शन सिंपली भी बोल सकते हैं, या फिर इसी गैल्वेनिक सेल रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर सिंपली ई सेल बोल लेते हैं। यानी कि जो भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इस एनोड का होगा और जो भी रिड्यूस होने की टेंडेंसी इस कैथोड का होगा, उन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। वही आपका कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां से ई सेल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कैसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल आपका क्या निकलता है, ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर ई सेल सिंपली कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखे हुए हैं, रिडक्शन के टर्म्स में यहाँ पे लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस से ये माइनस में हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, तो यहां से अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जनरली बुक्स में आपका यही इस्तेमाल करता है,
ई सेल इक्वल टू क्या लिखेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब क्या है कि जो भी रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का होगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये रिडक्शन के टर्म्स में, क्योंकि आईयूपीएससी ने ये बताया था, हम लोग बात किए थे पहले भी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को बराबर होते हैं, तो दोनों का नाम लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए एक का नाम लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल, और जब कभी भी आपको डिफाइन करना है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही डिफाइन करेंगे। इसलिए ई सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या सिंपली इसको ई कैथोड माइनस ई एनोड भी हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख लें, ई सेल को कैसे लिखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रखिएगा ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है, आरपी के टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये हम लोग यहां से ऐसे देख लेते हैं। अब क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये मेटालिक वायर से कनेक्ट किया था तो ये बल्ब जो है बहुत तेजी से ग्लो कर रहा था, बहुत ब्राइट था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है टेंडेंसी ब्राइटनेस इसका कम होने लगा, डीम होने लगा। ठीक है, और एक समय के बाद ये क्या होता है, बुझ जाता है, बल्ब ग्लो होना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहा होगा तो स्टार्टिंग में क्या पूरा ऑक्सीडाइज हुआ, ढेर सारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ढेर सारा पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो दोनों के बीच में काफी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये न्यूट्रल होने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं पॉजिटिव पे, न्यूट्रल होते 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 उसकी टेंडेंसी जो है ट्रांसफर होने की धीरे धीरे कम पड़ने लगा, और कम होते होते एक समय ऐसा आता है कि फिर ये ट्रांसफर होता ही नहीं है, ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। इसको जितना ऑक्सीडाइज होना था जिंक मेटल को, ये ढेर सारा ऑक्सीडाइज होकर के पूरा सॉल्यूशन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इस वाला में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, यहाँ पे पॉजिटिव था। ठीक है, अब पहले तो न्यूट्रल था ना, इसको डाले थे हम लोगों ने, पॉजिटिव बन गया था, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के पूरा का पूरा ये निगेटिवली चार्ज हो गया और ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगा, ये रिएक्शन स्टॉप हो गया, ईएमएफ आपका जीरो, यानी कि ई सेल जीरो हो गया। इसका मतलब यह है कि रिडक्शन पोटेंशियल जितना कैथोड का था उतना ही आपका रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे जब दोनों बराबर हो गया तो ई सेल क्या होगा, जीरो। अरे जितना वैल्यू इसका है उतना वैल्यू इसका है, माइनस करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो उस केस में ई सेल जीरो हो जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक गया है, करंट आपका रुक गया है। तो अब इसको स्टार्ट किया जाए। अब इसको स्टार्ट कैसे किया जाए, सवाल ये आता है। तो एक छोटा सा यहाँ पे जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है कि यहाँ पे एक नाम आता है, एक छोटा सा टर्म है सॉल्ट ब्रिज। हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, तो पहले हम लोग सॉल्ट ब्रिज देख ले कि है क्या। तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है, पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, ये कंप्लीटली रिड्यूस हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि जिंक को जितना ऑक्सीडाइज होना था वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, कॉपर को जितना रिड्यूस होना था वो भी आपको रिड्यूस हो चुका है। उस केस में क्या होता है, रिएक्शन जो होता है ये इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, यानी कि जितना इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों को बराबर हो जाते हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस केस में ई कैथोड इज इक्वल टू ई एनोड होने से ई सेल जीरो हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहां पे रुक जाता है और बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, इस सेल में बहुत सारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा सेल ही, पूरा सॉल्यूशन ही पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, और ये क्या है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही निगेटिवली चार्ज हो गया है, क्योंकि जितना यहाँ रिड्यूस होना था रिड्यूस हो चुका है और पूरा इलेक्ट्रॉन इसका ले चुका है। तो उस केस में क्या करते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग सोचे जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। कैसे हो सकता है, क्या हम लोग वो जो छानने वाला होता है, चाय छन्नी जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग चाय पत्ती को छान लेते हैं, क्या उस प्रकार से ऐसा लगा करके हम लोग जिंक टू पॉजिटिव को बाहर निकाले छान करके, ऐसे क्या हो सकता है, सोचिए, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। इसमें अगर हम लोग
इसको भी निकालना चाहे तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 2 मेटेलिक वायर यहाँ पे डिप किए, यहाँ पे डिप किए, तो दोनों न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये आयंस है, और वायर, मेटेलिक वायर में जब कभी भी ट्रांसफर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ना कि आयंस होते हैं। आयंस क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पे आपको मीडियम चाहिए, ठीक है। वो आयंस कभी भी मेटेलिक वायर में ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो उसका भी आप जुगाड़ जो लगा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अब क्या है कि इसको फिर से रिस्टार्ट करने के लिए इस प्रकार का सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ये जो बना हुआ है इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। कैसा है ये? तो ये आपका यू शेप का है, जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, इसको पलट देंगे, इन्वर्टेड कर देंगे, ठीक है। तो यू शेप का इस प्रकार का सेटअप लगा हुआ है, जिसके अंदर में आप KCl डाल सकते हैं, K2SO4 है, KNO3 NH4Cl, या अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन, या फिर इसका पाउडर कर लीजिए। पाउडर वैसा होते हैं जो आटे की तरह होता है, जो लिक्विड को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए कि इसी यूट्यूब शेप का सॉल्ट ब्रिज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया। अब सेट करने से क्या होगा कि इसके अंदर में आपका यहाँ पे कॉटन प्लग है, ये जो है ये कॉटन प्लग है, जिससे इजीली आ सके आयंस। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डीप करते हैं। तो डीप करने से क्या होता है, KCl, मान लीजिए कि आपने KCl डाला हुआ है, तो KCl जब डालेंगे तो K+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो नेगेटिव वाले की तरफ मूव करते हैं, और नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव वाले की तरफ में मूव करते हैं, और इसको फिर से बना देता है न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल बन जाएगा, वैसे ही ये फिर से ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे भी न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में न्यूट्रल करेंगे, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होगा, ये रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। ऑक्सीडाइज होने के साथ यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज छोड़ेगा, और ये रिड्यूस होने के साथ ही पॉजिटिवली चार्ज छोड़ेगा, फिर से यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, बल्ब दोबारा जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, इसका फंक्शंस क्या है। फंक्शन पहला है मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पहले क्या था, ये आपका पॉजिटिव हो गया था, ये आपको नेगेटिव हो गया था। तो जैसे ही इसको डीप करते हैं तो ये दोनों को न्यूट्रल बनाते हैं, और फिर से रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। इट कंप्लीट द सर्किट। जैसे ही ये होता है इस प्रकार से कि ये आपको न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपको रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर से ई सेल कैसे लिख रहे थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड पे क्या था, दोनों को दोनों हम लोग क्या रहे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमने कॉपर लिया हुआ है और यहाँ पे KCl लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी इलेक्ट्रोड से ये इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए कभी कभी इसका नाम हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट भी बोल लेते हैं, इसके अंदर में जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रोड ही, अब ये तो बदल सकता है ना, हम लोग चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जिंक और ये कॉपर ही रहे, ये बदल सकता है। मान लो कि यहाँ पे सिल्वर आपने डाल दिया और डाला यहाँ पे KCl, तो उस केस में क्या होगा, सिल्वर खुद ही रिएक्शन दिखा देगा, और Ag+ और Cl नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोड अगर Ag का हो गया तो यहाँ पे AgCl बना देगा, PPT बन जाएगा, और PPT जब बन जाएगा तो फिर वहां पे फिर वो काम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी Ag इलेक्ट्रोड होगा तो उस केस में आप KCl कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर NH4Cl जो है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा नेगेटिव वाला नहीं करेंगे जो PPT बना लेगा, उसके जगह पे फिर दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे, उसके जगह पे आप दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे जो इसमें मौजूद है, ठीक है। KCl इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रोड देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने टॉपिक लिखा हुआ है डेनियल सेल। डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस क्या है, गैल्वेनिक सेल जनरल होता है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रोड यहाँ पे एनोड के रूप में जिंक और कैथोड के रूप में कॉपर, इस प्रकार का हम लोग सेटअप बनाते हैं, तो इसी गैल्वेनिक सेल, पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेनियल सेल।
दिस पर्टिकुलर सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड डेनियल सेल। यानी कि डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का ही एक अलग सा टाइप है। तो गैल्वेनिक सेल के हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले एनोड लिखेंगे, फिर एनोड का प्रोडक्ट, एनोड हाफ सेल का जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने इस्तेमाल किया था उसको लिखेंगे, बीच में यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट लिए थे वो लिखेंगे, कैथोड का प्रोडक्ट, और फाइनली आपको कैथोड इलेक्ट्रोड आपने कौन सा लिया हुआ है उसको लिखना है। जैसे अभी भी डेनियल सेल की बात कर रहे थे, तो डेनियल सेल में क्या था? जिंक आपका एनोड था और उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा था? जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा था। यहाँ से क्या है कि ये जिंक सल्फेट हमने लिया हुआ था इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे सी जो है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर दिया हुआ तो लिखने के जो वहाँ पे 1 मोलर लिख लेंगे, ठीक है। KCl हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में लिया हुआ था, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर के लिए, कॉपर आपका प्रोडक्ट था जो रिड्यूस होकर कॉपर ही बना रहा था, और इलेक्ट्रोड भी हम लोगों ने कॉपर लिया था। तो इस प्रकार से हम लोग गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले ले, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 1 मोलर आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा और प्रेशर 1 atm। इस कंडीशन पे अगर हम लोग EMF निकालते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड ई नोट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो ये माइनस कर देंगे, यहीं से ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करेंगे और स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग इस प्रकार से ई नोट सेल निकाल लेते हैं। अब यहां से देखें, इट मे बी रिलेटेड विथ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हम लोग कैसे रिलेट करते हैं? अब यहां पे देखें, नस्ट इक्वेशन से गैल्वेनिक सेल को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ये स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ई नोट सेल माइनस RT/NF लॉन Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव और जिंक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से देखेंगे प्रोडक्ट आपका ये दिया हुआ है, ये आपका रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर, जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव जिंक, यहाँ से हम लोग ये वाला लिख लिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम लोग कंसंट्रेशन सॉलिड के लिखे थे तो 1, सॉलिड और लिक्विड के लिए 1 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे जिंक सॉलिड है तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे कॉपर भी आपका सॉलिड होगा तो इसका भी 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ से इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग दूसरे तरीके से ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/N की जगह पे 2F लॉग। अब यहाँ से देखिए, कॉपर के लिए 1, जिंक के लिए 1, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 तो बचा क्या? जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। अच्छा, इसी को हम लोग जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए और 1 मोलर आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो उस केस में ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अब देखिए इसको यहाँ से 2.303 RT/F इतना मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कितना आता है? 0.0591। ये हम लोग पहले भी देखे थे। ये आर का वैल्यू आप यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल वाला ले लेंगे, टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, ठीक है। और फराडे का जो वैल्यू है 96500, उतना पुट करेंगे तो ये आपको इतना आ जाता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट करके यहाँ से हम लोग ना, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव बाई कॉपर 2 पॉजिटिव। तो देखा क्या जाएगा कि जब सेल रिएक्शन होने लगेगा वहां पे, तो उस केस में क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होते जाएगा, कॉपर क्या होगा? रिड्यूस होते जाएगा। तो कॉपर आपको धीरे धीरे समय के साथ में मोटा होते जाएगा और जिंक पतला होते जाएगा। इन सेल वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेस, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। वेट ऑफ कॉपर इंक्रीजेस, क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस होते जा रहा है, उस पर जाके डिपोजिट होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग नस्ट इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी चाहे तो ई सेल या फिर EMF ऑफ सेल इजिली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा।
अब यहाँ पे देखें हम लोग इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल को नस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन Zn2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव और जिंक का कंसंट्रेशन हम ले रहे थे। अब यहाँ से देखिएगा ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जितना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में आपको ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ई सेल 0 होने के लिए कौन कौन से 3 कारण हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, या फिर लिमिटिंग फैक्टर ये 3 क्या हो सकते हैं, जिसकी वजह से ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए पहला क्या है, ये कब हो सकता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा? इफ जिंक इलेक्ट्रोड इज फिनिश्ड बाय डिक्रीजिंग। हम लोग वहां पर देखे थे कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था और कॉपर रिड्यूस हो रहा था। तो जिंक ऑक्सीडाइज होते 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 एक ऐसा समय है कि पूरा पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि उसका वेट डिक्रीज कर रहा था। खत्म हो जाएगा तो उस केस में रिएक्शन फिर से स्टॉप हो जाएगा, ई सेल आपका फिर 0 हो जाएगा। इफ केसीएल इन सॉल्ट ब्रिज इज फिनिश्ड, हम लोगों ने वहां पे U2 शेप का सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल किया था, है ना, और उसमें केसीएल भरा था। केसीएल अगर न्यूट्रलाइज करते करते वो भी खत्म हो जाएगा, तो उस केस में फिर से वो आपको ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। या फिर एक और फैक्टर है कि इफ RT बाई NF लॉन Zn2 पॉजिटिव कॉपर जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव बिकम्स इक्वल टू ई नॉट सेल। आप देखिएगा कि अगर हमें ई सेल इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब इतना टर्म्स पूरा का पूरा इसके बराबर आ जाए। जब इतना टर्म्स इसके बराबर आ जाएगा तो इतना मैंने से उतना माइनस करेंगे, दोनों बराबर ही है, तो पूरा ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये 3 इसका लिमिटिंग कंडीशन है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो सकता है, वहां पे ई सेल इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग 11th क्लास में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे थर्मोडायनामिक चैप्टर में गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी के बारे में हम लोग जाने थे, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या निकलते थे, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। हम लोग देखे थे एंट्रोपी के टर्म्स में भी यहाँ पे लिखा हुआ था। और कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई यहाँ पे आपने सेल बनाया हुआ है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। और जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा तो उस केस में क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क पॉजिटिव हो रहा होगा, तो उस केस में डेल्टा जी क्या आ रहा होगा, नेगेटिव हो रहा था। क्योंकि कोई भी वर्क स्पॉन्टेनियस होता है तो उस केस में डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से क्या हम लोग डिफाइन कर ले एक बार, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम इन ऑर्डर टू डू यूजफुल वर्क। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहां पे हम लोग बात किए थे कि कोई भी जो मशीन होता है या फिर कोई भी सिस्टम होता है जिसके पास अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, इसके बाद जो बचता है उसको यूजफुल वर्क में इस्तेमाल करता है, मतलब अपने खुद का वो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मानेंगे, यहाँ पे रिवर्सिबल होता है। यहाँ पे जितना आप देंगे उतना ही पूरा का पूरा यूजफुल वर्क में लगा देगा। यानी कि 50 जूल आप अगर किसी सिस्टम को देते हैं तो पूरा का पूरा यूजफुल वर्क वो 50 जूल का करेगा, या फिर उसका वर्क डन करवा कर 50 जूल वो वापस भी ले लेगा। इसलिए इसको रिवर्सिबल भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा यूजफुल होगा। तो वर्क डन, जब कभी भी कोई चार्ज मूव करता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस में, वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज क्या होता है, Q इंटू वी। ये आप लोग फिजिक्स में जानते होंगे। ठीक है, जहां पे Q जो है ये चार्ज है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वेयर Q चार्ज और V पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से V क्या है, V है जो आप सेल की बात करेंगे तो वहां पे जो इसका EMF होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता था, और जो EMF होता है वही आपका ई सेल कहलाता है या फिर EMF ऑफ द सेल कहलाता है। तो यहाँ से V जो होगा, यहाँ से V क्या होगा, V आपका EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ से वर्क डन, कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो Q इंटू V करते हैं, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है, चार्ज। तो आप सपोज कीजिए कि हमने सेल बनाया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिवली इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अभी भी हम लोग केस देखा था। ठीक है, तो यहाँ ये भी हम लोग देखे थे कि वहाँ पे इक्विवेलेंट के केस में लेते हैं, और इक्विवेलेंट के केस में जब लेते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोल में जाता है, यानी कि उसकी संख्या 6.022 × 10⁻23 के फॉर्म में आते हैं। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था तो हम लोग कहते थे कि 1 फराडे वहाँ पे चार्ज
ट्रांसफ़र हो गया है, यानी कि उसका वैल्यू जो है 96500 कूलाम ट्रांसफ़र हो चुका है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहे हैं। तो Q जब निकालेंगे तो Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है 1.6 × 10⁻⁹ है ना, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है। तो एक मोल के लिए कितना लेंगे, तो ये है 6.022 × 10⁻23। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाता है, और यही क्या है, यही आपका कहलाता है F फैराडे। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो जितना नंबर ऑफ मोल्स लेंगे n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अगर 1 मोल लेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, 2 मोल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो जितना मोल लेंगे तो n × 96500, या ओवरऑल ये कह सकते हैं कि Q = NF हो गया। Q = NF ला सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है यही आपका फैराडे। ठीक है, अब देखिए वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज जो है यही आपका उस सेल के लिए इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, क्योंकि यूजफुल वर्क में वही आपको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज = इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन यहाँ हम लिखे हैं Q × V होता है, और Q का वैल्यू कितना है N × F। तो Q यहाँ से Q भी N × F, और V क्या है, ये V आपका ई सेल है, यहाँ से ई सेल। तो ओवरऑल क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन Q × V = NF ई सेल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं डेल्टा G को लेकर के। तो डेल्टा G हम लोग थर्मोडायनामिक्स से देखे थे कि जब कभी भी स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं। पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगता है। तो अब चूंकि डेल्टा G होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन के लिए वो मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन डेल्टा G आपको बताता है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन है यही आपका डेल्टा G हो गया, NF ई सेल। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि डेल्टा G = NF ई सेल हो गया था। अब क्या है कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तब जब डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होता है। और सेल यहाँ पे क्या है, सेल का रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। जब स्पॉन्टेनियस होगा तो गिव्स एनर्जी फॉर ए सेल प्रोवाइड्स मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन वही आपका डेल्टा G कहलाएगा, और ये स्पॉन्टेनियस यानी कि ये निगेटिव होना चाहिए, और निगेटिव होगा तो वर्क डन डेल्टा G नेगेटिव = इलेक्ट्रिकल वर्क डन = NF ई सेल। अब यहाँ से डेल्टा G इस नेगेटिव को उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और फाइनली हम लोग डेल्टा G = नेगेटिव ऑफ NF ई सेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया आपको डेल्टा G कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लेंगे, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस 180 आपका प्रेशर होगा और 1 मोलर आपका सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में डेल्टा G0 जो भी सेल का आपको जो भी आपका सेल का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा डेल्टा G0 = नेगेटिव ऑफ NF E0 सेल यहाँ पे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डेल्टा G = हम देखे थे, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन तो डेल्टा G0 यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से E0 लगा देंगे। अब इसको अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड EMF एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उस केस में दोनों को रिलेट करते हैं। डेल्टा G0 = नेगेटिव ऑफ RT ln Kc। Kc क्या है, Kc आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हम लोग वहां पे करते हैं कंसंट्रेशन का लेकर के। और दूसरा हम लोग फॉर्मूला क्या है यहाँ से, डेल्टा G0 = नेगेटिव ऑफ NF E0 सेल। तो इसके लिए मान लेते हैं कि पहला है इक्वेशन, इसके लिए दूसरा इक्वेशन है। तो पहला और दूसरा से क्या लेंगे कि इसके जगह पे हम लोग ये वाला पुट कर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ NF E0 सेल माइनस RT ln Kc, नेगेटिव ऑफ 2.303 RT log Kc। 2.303 ये लॉग में जब कन्वर्ट किए हम लोग तब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और फाइनली E0 सेल जब लिखेंगे तो ये पूरा टर्म्स को नीचे फेंक देंगे और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर यहाँ पे फाइनली आपको ये फॉर्मूले आ जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसका फॉर्मूला E0 सेल निकालने का कैसे हम लोग निकालते हैं, इक्विलिब्रियम Kc निकालना होगा तो Kc के टर्म्स में हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा G हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं NF सेल करके। ठीक है, हम लोगों ने EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल देखा जिसका नर्स इक्वेशन के द्वारा हम लोग EMF निकाल सकते हैं। तो इन सभी के बारे में अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ करके सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।